रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 4 एवं 5। निलंबन से तात्पर्य है किसी सरकारी सेवक की सेवा को कुछ समय तक रोक देना अथवा दूसरे शब्दों में सरकारी सेवा में स्वामी और सेवक संबंध को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना। 1. तात्कालिक प्रभाव से निलंबन। जब किसी रेल सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रक्रिया चल रही हो या चलाई जाने वाली हो, अथवा ब. जब सक्षम अधिकारी के विचार में रेल सेवक कुछ ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाया गया हो जिससे राज्य, देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, अथवा स. जब रेल सेवक के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले, क्रिमिनल केस में अनुसंधान, जांच या मुकदमा चल रहा हो। 2. भूतकालिक प्रभाव से निलंबन। कुछ मामलों में रेल सेवक को भूतकालिक प्रभाव से अर्थात पिछली तिथि से निलंबित मान लिया जाता है। जब कोई रेल सेवक किसी आपराधिक मामले में या किसी अन्य कारण में 48 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत अर्थात जेल कस्टडी में रखा गया हो तो उसे हिरासत में जाने की तिथि से निलंबित मान लिया जाएगा। ब. यदि किसी रेल सेवक को किसी आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए जेल की सजा दी गई हो जिसके फलस्वरूप बर्खास्त, डिसमिस, पदच्युत, रिमूव या अनिवार्य सेवानिवृत्त, कंपल्सरी रिटायरमेंट न किया गया हो तो सजा की तारीख से निलंबित मान लिया जाएगा। उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित 48 घंटे की अवधि की गणना सजा सुनाए जाने के बाद से प्रारंभ हुई जेल की सजा से की जाएगी और यदि यह सजा छोटे छोटे अंतरालों की होगी तो उन्हें जोड़कर 48 घंटे की अवधि जोड़ी जाएगी। 3. यदि किसी रेल सेवक को सेवा से बर्खास्त, पदच्युत अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति कर दिया गया हो परंतु बाद में सक्षम अपीलीय अथवा रिविजनल प्राधिकारी द्वारा उसके प्रतिवेदन पर विचार करते हुए रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के प्रावधानों के अंतर्गत मामले को पुनः जांच अथवा अन्य किसी निर्देश के साथ लौटा दिया गया हो तो संबंधित रेल सेवक को बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मूल तिथि से निलंबित माना जाएगा। 4. यदि किसी रेल सेवक को बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई हो परंतु उसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो फिर भी यदि सक्षम अनुशासनिक अधिकारी संपूर्ण मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्यत सेवानिवृत्ति के आधारभूत आरोपों पर और आगे जांच करने का विनिश्चय करते हैं तो उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मूल तिथि से निलंबित माना जाएगा और ऐसा तब तक रहेगा जब तक इस संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा अगला आदेश नहीं दिया जाता है। 5. किसी भी रेल सेवक के विरुद्ध जारी निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसे सक्षम अधिकारी द्वारा संसाधित या रद्द नहीं कर दिया जाता है। यदि किसी रेल सेवक को किसी जांच प्रक्रिया के क्रम में अन्य कारणों से निलंबित किया गया हो या निलंबित मान लिया गया हो और इसके दौरान ही कोई दूसरी अनुशासनिक जांच प्रक्रिया आरंभ करनी हो तो निलंबन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुए रेल सेवक को उसे अन्य सभी मामलों की जांच प्रक्रिया समाप्त होने तक निलंबित रखने का आदेश दिया जा सकता है। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 5 के अंतर्गत उपरोक्त प्रावधानों के तहत पारित निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी अथवा उनके किसी उच्चाधिकारी के द्वारा किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है। 6. उपनियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियम के उपनियम 1 या उपनियम 2 के अधीन किया गया या किसी गया समझा जाने वाला निलंबन का कोई आदेश 90 दिन की अवधि के पश्चात तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक इस नियम के उपनियम 7 में उपबंधित रीति में पुनर्विलोकन के पश्चात 90 दिन के एक्सपायरी से पूर्ण इस अवधि को और आगे बढ़ा नहीं दिया जाता है। 7. ऐसा प्राधिकारी जो निलंबन को मॉडिफाई और रिवोक करने के लिए सक्षम है निलंबन की समीक्षा के उद्देश्य से गठित की गई समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निलंबन के आदेश की समीक्षा करेगा तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिन के एक्सपायरी से पूर्व निलंबन को बढ़ाने या रिवोक करने के आदेश पारित करेगा।
सब्सिक्वेंट रिव्यूज निलंबन की बढ़ाई गई अवधि के अवसान से पूर्व किए जाएंगे। निलंबन का बढ़ाया जाना एक समय पर 180 दिन से अधिक अवधि का नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या दिनांक 8 जुलाई 2006 की अधिसूचना के तहत रेल सेवक अनुशासन और अपील नियमों के नियम 5 को संशोधित किया गया है तथा निलंबन का आदेश जो नियम 5 के उपनियम अथवा 2 के अंतर्गत किया या गया हुआ समझा जाए, वह 90 दिन के पश्चात विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि इसे 90 दिन की समाप्ति से पहले पुनरीक्षा के बाद आगे की अवधि के लिए बढ़ाया न गया हो। इसलिए निलंबन के मामलों की पुनरीक्षा हेतु पुनरीक्षा समिति या गठित करना आवश्यक है। पुनरीक्षा समिति सामान्यतः अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी तथा उसमें निलंबित करने वाले प्राधिकारी सहित 2 अन्य कर्मी ऑफिशियल जो कि निलंबित करने वाले प्राधिकारी से नीचे के पद के नहीं होंगे से गठित होगी। हालांकि ऐसी समिति में रिविजनिंग प्राधिकारी सहित अन्य उच्च प्राधिकारियों को सम्मिलित किया जा सकता है। मात्र अपील दायर करने और अथवा सजा के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिए जाने से दोषी ठहराए जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील को मान नहीं लिया जाता अथवा दोष सिद्धि रद्द नहीं हो जाती। इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील पर उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा पास की गई सजा के संबंध में स्थगित आदेश जारी किया हो, तब भी सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी अदालत द्वारा रेलवे कर्मचारी की दोष सिद्धि के आधार पर अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्यवाही करने, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत दंड लगाना शामिल है, की कार्यवाही कर सकती है। जहां रेल कर्मी को अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण निलंबित किया गया है, वहां यह पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप निलंबन के 3 माह के भीतर अंतिम कर दिए जाए। निलंबित कर्मचारी निम्नलिखित भुगतानों के लिए हकदार होगा। 1. जीवन यापन भत्ता। 2. मुख्यालय से अलग न्यायालय में गवाही देने जाने पर अथवा विभागीय जांच प्रक्रिया में भाग लेने पर यात्रा भत्ता। 3. जीवन यापन भत्ते के आधार पर महंगाई भत्ता। 4. उत्पादकता पर आधारित बोनस, परंतु इसका भुगतान निलंबन की समाप्ति पर ही होगा। 5. छात्रावास सब्सिडी। 6. शैक्षिक एजुकेशनल सहायता। 7. नया संशोधित वेतनमान। नोट: जीवन यापन भत्ते पर दे महंगाई भत्ता जीवन यापन भत्ते की राशि पर निर्भर होगा, न कि पहले पूरी राशि जोड़कर तब उसके आधे की राशि का। कुछ अन्य सुविधाएं: 1. वह सरकारी आवास रख सकता है। 2. उसकी पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर अन्य उम्मीदवारों के साथ नियम समय विचार होगा, परंतु परिणाम बंद लिफाफे में रखा जाएगा। 3. वह बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। 4. पीएनएम की बैठकों में भाग ले सकता है। 5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले सकता है। 6. मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता है। 7. सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश देने पर निलंबन की अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जा सकती है। 8. रेलवे अस्पतालों में आउटडोर एवं इंडोर दोनों चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है। 9. जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करा सकता है। 10. कुछ निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सुविधा पास एवं पीटीओ की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ए. महाप्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को उसे कुल देय सुविधा पास की संख्या के आधे सुविधा पास दिए जा सकते हैं। बी. मंडल रेल प्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इनके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सेट या 2 आधा सेट पास जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते ऐसे पास जारी करते समय उसके खाते में एक सेट पास बकाया रहना चाहिए। 11. स्कूल पास पर निलंबन का कोई प्रभाव नहीं होगा और उसका नाम उसमें अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकेगा। 12. भविष्य निधि से अग्रिम या अंतिम निकासी ली जा सकती हैं। 13. निलंबन की अवधि का कर्मचारी के पद,
वेतन एवं वरीयता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियां। 1. अनिवार्य कटौतियां। क. आयकर यदि देय हो। ख. मकान भाड़ा, विद्युत तथा जल प्रभार। ग. स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशॉप डेबिट। घ. चिकित्सालय का भोजन चार्ज। ड़. ठेका प्रणाली के अध्याधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए देय डॉक्टर की फीस। च. सरकार से लिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की किश्तें। छ. सरकार की हुई क्षति की पूर्ति के लिए की जाने वाली कटौती यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगाई हो। 2. ऐच्छिक कटौतियां। क. जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम। ख. रेलवे इंस्टीट्यूट एवं क्लब का अंशदान। ग. सरकारी समिति के ऋण। घ. कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गए ऋण की किश्तें। ड़. स्कूल की फीस। 3. वर्जित कटौतियां। क. भविष्य निधि का अंशदान। ख. न्यायालय द्वारा कुर्क की गई राशि। निलंबन के दौरान लागू होने वाली पाबंदियां। निलंबित कर्मचारी निलंबन की अवधि में 1. मुख्यालय के बाहर बिना पूर्वानुमति के नहीं जा सकता है। 2. किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 3. यदि आवास किराया मुक्त था तो निलंबन की अवधि में किराया देना होगा। 4. पदोन्नति नहीं पाएगा। 5. वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। 6. कोई व्यापार या पेशा नहीं कर सकेगा। 7. प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाएगा। 8. रेजिडेंशियल कार्ड पास की सुविधा नहीं ले पाएगा। 9. जीसीएम तथा पीएनएम की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा पास नहीं मिलेगा। 10. निलंबन नियमों के तहत यात्रा भत्ता अत्यंत सीमित होगा। 11. नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं होगी।